आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट कर कर जरूर जाओ। वीडियो स्टार्ट। मल्होत्रा हाउस। अब तक श्वेता घर पहुंच चुकी थी। अंजलि काफ़ी देर तक डाइनिंग हॉल पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। अक्सर जब श्वेता को आने में लेट हो जाता तो पहले अंजलि मामी मैसेज कर देती और श्वेता उसका रिप्लाई कर देती, लेकिन आजकल श्वेता बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही थी। ना तो उसकी कॉल का आंसर दे रही थी और न ही उसका फ़ोन उठा रही थी। इससे अंजलि मामी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो डाइनिंग हॉल में बैठकर बस श्वेता का ही इंतजार करती रहती है। अंजलि मामी काफ़ी देर से बैठी हुई सोच रही थी कि अब श्वेता को ये मेरी कोई चिंता नहीं है कि उसे वह तो अपना सुध बुध खोकर बैठ चुकी है। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम हो जाता है उसे कि वो कॉल भी ना उठाए और मैसेज का रिप्लाई भी ना दे। श्वेता आराम से घर पहुंच जाती है और अंजलि अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो जाती है। श्वेता के पास पहुंच जाती है, ध्यान से श्वेता के चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। आसानी से महसूस कर पाती है कि श्वेता काफ़ी परेशान नजर आ रही है। हालांकि श्वेता ने काफ़ी कोशिश की कि वह चेहरे के भाव को छुपा ले, लेकिन अपनी माँ से अपने मन के हालत को छुपाने में नाकाम रहती है। अब अंजलि श्वेता से सीधे सीधे कुछ नहीं पूछती, पहले उसके सिर पर अपना हाथ रखती है और फिर मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से कहती है, क्या वाह, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। आपसे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम आई ही नहीं। कोई फ़ोन कॉल भी नहीं उठाई और नहीं मैसेज का रिप्लाई दिया। क्या इन सब हरकतों के लिए मैं तुम पर क्या ब्लेम करूं? अब तुम भी अपने भाई नक्श से एकदम पर चल रही हो। वह भी ऐसा ही करता है, लेकिन मैं अक्सर उसकी शिकायत तुमसे लगाती थी। लेकिन श्वेता, अब तुम भी ऐसा ही कर रही हो। श्वेता झट से अंजलि के गले लग जाती है और श्वेता की आंखों में गंगा जमुना बहने लग जाती है। अंजलि श्वेता को अपनी ममतामयी भाव से भर लेती है और उसे तुरंत कुछ नहीं पूछती। कुछ ही देर में बाहों से दूर होती है और अंजलि मामी से कहती है कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ। तभी अंजलि मामी कहती है कि जरा को कुछ खाना वगैरह खा के जाओ, लेकिन श्वेता कुछ नहीं कहती। वो अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। अंजलि भले ही उसको अपनी ओर से बिल्कुल मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर माँ का दिल था वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो काफ़ी परेशान थी और अपने ही बच्चों की इस तरह की हरकतें, हर इस तरह की चिंता की साफ लकीरों को समझ पाती है। वह उसे जता नहीं सकती, लेकिन उस तत्कालीन से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ महसूस करती है जो उसकी औलाद महसूस करती है। अंजलि का बस चलता तो वह जन्नत की खुशियाँ श्वेता के कदमों में बिछा दे, लेकिन इस वक्त तो वह जानती थी कि श्वेता को क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उसे अनुमान लगा लिया था कि हो ना हो मामला लक्ष्य के घर ही गई होगी और वहाँ पर इससे कुछ ऐसी बातें हुई जिसे ये बताना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी अंजलि मामी अपने आप को समझाती है। श्वेता 4 कदम आगे की तरफ जाती है, फिर वापस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और श्वेता अपनी माँ के गले लगकर दोबारा से रोना स्टार्ट कर देती है। वह अपने आपे से बाहर हो जाती है, उसकी कमर को सहलाती है, फिर उसे खुद से अलग करते हुए वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बिठा देती है। टेबल पर रखे हुए गिलास में पानी लेती है और उसकी तरफ बढ़ा देती है। अब शांत भी हो जाओ, कितनी देर हो गई है बेटा तुम्हें रोते हुए? आप कितना रोओगी? उसकी मुसीबत कम क्यों नहीं हो रही? और तुम इतनी परेशानी में मत रहो, क्योंकि आराम से हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ समय पर ही ठीक हो जाती है, हमें उस समय का इंतज़ार करना होता है। श्वेता भी अपनी माँ की बात से सहमत थी। वो अपनी माँ के हाथ से पानी का गिलास पी लेती है और रोते रोते और अपने पानी पी लेती है। कुछ टाइम बाद ही वह अपने रोने पर काबू पा लेती है, लेकिन उसकी सिसकियां अभी बंद नहीं हो रही थी। उसे शांत करने और अब कहती है, बेटा अब चुप भी हो जाओ, कितना रोओगी, मेरी बहादुर बेटी हो तुम, तुम्हारी तबीयत रो रो कर खराब हो जाएगी। अब तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर तुम्हें आराम से लंबे अरसे तक मैं तुम्हें घर तक में रखूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी। और घर रहना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगी, अब तुम चुप हो जाओ और जो मैंने तुम्हें कहा है बस उसी पर ध्यान दो। श्वेता भी अब चुप हो जाती है, उसके साथ हो रहा है जो कुछ आजकल हो रहा है उसे वो समझने की कोशिश करती है। इसके अलावा उसके मानने के लिए कुछ नहीं था।
वह घर पर खामोशी छा जाती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुछ कहना नहीं चाहती। श्वेता अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेती है। अब अंजलि अपनी जगह से उठती है और उसके सिर पर हाथ रखने के बाद थोड़ा सा कुछ खा ले और पेट में भर ले, उसके बाद तुम सो जाना, क्योंकि तुम अगर सोगे तुम्हारे दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा और इससे तुम्हारी शरीर और तुम्हारी जो तुम्हें परेशानी है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। श्वेता अब चुप हो जाती है, लेकिन अंजलि मामी उसे चलते हुए एक बार कहती है, अगर श्वेता तुम्हें कोई भी किसी तरह की परेशानी है, अगर तुम मुझे बता दोगी तो तुम्हारी परेशानी तो कम होगी ही होगी, उसे तुम्हें कुछ आंसर भी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा जिसे कि तुम जानना चाहती हो। अब श्वेता भी अपनी माँ को ना में सिर हिला देती है और चुप हो जाती है। फिर अंजलि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, देखो श्वेता, मेरी हर खुशी हर गम तुमसे ही स्टार्ट होता है और तुम पर ही अंत होता है। अगर तुम आकर तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मेरे से बेझिझक किसी भी समय तुम मुझसे बात कर सकती हो और मैं तुम्हें हर बात आराम से सुनूंगी और तुम्हें कुछ सलाह भी दूंगी। क्योंकि बेटी अपनी माँ को ही बता सकती है और हर शिकायत हर कुछ भी छोटी से छोटी बात अपनी माँ के साथ अगर शेयर करे तो आगे चलकर उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब अंजलि मामी देख पा रही थी कि श्वेता काफ़ी सामान्य हो गई है। वह 2 पल की खामोशी के बाद श्वेता से कहती है, क्या तुम अब कुछ बताना चाहोगी? हम उस बात को ऐसा छोड़ दें या फिर आप तुम चुप रहना है पसंद करोगी? जब वही नहीं होता तो मुझे बुरा लगता है। वह ऐसा इस दुनिया में हर इंसान के साथ यही होता है, एकदम सामान्य। लेकिन मैं जो नहीं चाहती उसके नहीं होने पर मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम एक्चुअली क्या कहना चाहती हो और तुम्हारे मंदर अंदर कैसी परिस्थिति है, जितने के लिए तुम कैसी तरह से अपने दिमाग पर जोर दे रही हो और किस तरह की परेशानी में उलझी हुई हो। आज क्या हुआ है तुम मुझे बता सकती हो? तभी श्वेता अपना गले पर अपना हाथ रखती है और उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए फिर उसके माथे को चूमते हुए कहती है, अपनी मम्मी को आराम से अपने पास बिठा लेती है और अपनी परेशानी को बताने की बजाय बस इतना ही कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई है, लेकिन जो मैंने छुपाई है मैं अभी उस बात को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो इसलिए आप शांत हो जाएं, क्योंकि मैं ये लड़ाई मेरी है और मैं अपने आप से ही इससे लड़ना चाहती हूँ। जब तक मुझसे लड़ा जाएगा मैं लड़ूंगी, आज जब मुझे लगेगा कि मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगी तो मैं आप सभी को उस बात में और उस चीज में शामिल कर लूंगी। अब अंजलि मामी आराम से श्वेता के कंधे पर को थप तपाती है और आराम से बैठ जाती है। ठीक इसी वक्त अंजलि के पीछे की तरफ से किशन मल्होत्रा आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों माँ बेटी की सभी बातों को कमरे से बाहर होकर सुन रही थी। किशन का स्पर्श पाकर अंजलि उसके सीने से लग जाती है और किशन उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, बहुत समझदार है हमारी बेटी, देखना अपनी इस समस्या से खुद ही बाहर आ जाएगी। सान्याल पार्टी हाउस। तभी अनिका को आनंद सान्याल अपनी आंखों के सामने से उसी ओर आता हुआ देखते हुए, लेकिन सान्याल की निगाहें अनिका पर नहीं पड़ती, क्योंकि अनिका छिपकर खड़ी हुई थी। जैसे ही आनंद सान्याल वहां से गुजरता है अनिका उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सान्याल को अपने हाथ से पकड़ा हुआ जैसे ही उसकी तरफ आ जाती है और पूछती है, क्या है ये? आनंद सान्याल कहता है, क्या तुम पर इससे भी अटैक किया गया है? अनिका सिर्फ उसे घूर कर देखती रहती है। आनंद अनिका के देखने का तरीका समझ जाता है, इसका जवाब हाँ ही होता है। अब आनंद सान्याल अनिका को जवाब देता है, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम कि ये क्या है। इसके बाद उसे अनिका के हाथ से लेने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। तभी अनिका अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है और आनंद से कहती है, चुपचाप सीधे आराम से खड़े रहो। इस पर आनंद जवाब देता है, क्या तुम्हें मेरी जान की परवाह है? अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। अनिका से कह रहा था। अनिका नाम में सिर हिला देती है, बड़े ही घिनौने किस्म के इंसान हो तुम, फिर भी तुम्हारी खुश फैमिली के लिए याद दिला देती हूँ कि मेरी रुचि फ़िलहाल तुम्हारी मौत में नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में है, क्योंकि मुझे तुमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अब तक तुम अपनी सांसें छोड़ चुके होते अगर मैं तुम्हारी साथ ना होती। इस पर आनंद मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी हर चाहत मंजूर है, ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। फिर से याद दिला देता है और उसे एक सेकंड रुकता
देखता है और दोबारा कहता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अटैक मुझ पर हो रहे हैं, इसलिए मैं इस हाउस से बाहर जा सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपनी ढाल बनाकर यहाँ से बाहर निकल सकती हो। लेकिन अनिका खामोश होकर कुछ सोचने लग जाती है। तभी एक पल खामोशी रहने के बाद आनंद सान्याल कुछ सोचते हुए अंदाज में आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्हें तुम्हारे चेहरा देखा है। अगर देखा होता तो शायद वे तुम पर गोलियों से वार नहीं करते। आनंद सान्याल के ये बात सुनकर अनिका को उसकी ओर देखती है, फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। और इससे पहले कि आनंद सान्याल कोई जवाब देता, अनिका उसे गर्दन से पीछे की तरफ कॉलर से पकड़ लेती है और वापस उसी कमरे की तरफ चले जाते हैं। आनंद सान्याल अनिका के पावर के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुका था, लेकिन उसकी मजबूती पकड़ को देखकर आज उससे उसका अनुमान भी लगा चुका था अच्छी तरह से। नाजुक दिखने वाली ये लड़की मानो लोहे की कोई बनी हो। कमरे में पहुंचने के बाद वह सान्याल को धक्का देती है और कमरे के दरवाजे को ठीक से बंद कर देती है। वहां पहुंचने के बाद आनंद सान्याल कहता है, क्या तुम्हें मेरी कमरा इतना पसंद आया कि यहाँ से बाहर निकलने का तुम्हारा मन नहीं है? कहीं भी जगह तुम घूमती हो और वापस इसी में आकर रुक जाती हो मुझे साथ लेकर। अनिका बड़ी ही गंदे एक्सप्रेशन देती है और जैसे ही उसे आनंद की है हर एक बात बदलने में उसे जान से मार देती। मन ही मन सोच रही थी, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू इसलिए रख रही थी क्योंकि उसे उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। अपना लैपटॉप लेकर आओ। आनंद सान्याल बिना एक शब्द कहे इस कमरे के कोनों में रखे हुए टेबल पर ड्राइव और लैपटॉप निकलवाती है और अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका उसे ओपन करती है और आनंद से कहती है, इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है जिससे तुम्हारा कोई मदद हो सके। लाओ, मैं इसका पासवर्ड डालकर लॉक खोल देता हूँ। लेकिन उसकी किसी भी बात को कोई ध्यान नहीं देती। लगातार अनिका की उंगलियां उसके कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई दिखाई देती हैं। आनंद थोड़ी ही हैरान हो जाता है कि लैपटॉप झट से आराम से खुल जाता है बिना पासवर्ड के। अनिका उसे खोलने में कामयाब हो जाती है। दरअसल अनिका से उसका लॉक तोड़ा दिया था। उसके बाद अनिका अपनी आईडी में लॉग इन करके कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है। इसके बाद पूरा सनल पार्टी ऑफिस में मौजूद सभी ही 10 कैमरे और हर चीज़ को जायजा ले लेती है। फिर उन सभी चीज़ों को एक्सेस करते हुए अपने हाथों में ले लेती है। जहाँ एक और अनिका अपने काम को अंजाम दे रही थी, वहीं आनंद का ध्यान इस बार हटकर वहीं पर रह गया। भटक रहा था कि आनंद सैनल के दिमाग में अभी भी ये सवाल गूंज रहा था कि अगर उन्हें अनिका का चेहरा देखा है तो फिर उस पर अटैक क्यों किया है, और अगर उसका चेहरा नहीं देखा है तब भी ऐसा जानलेवा हमला क्यों? वे कुछ भी समझ कर भी ना समझ आ रहा था, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे कमरे से बाहर जाने का भी इंतजाम कर सकते थे। उसे मारने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ऐसा क्या हो सकता है? क्या माँ साहब की तरह से जारी किया गया होगा कोई ऐसा फरमान जो मैं नहीं जानता, जिसे मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है? क्या ये सच में वह अनिका है जो जान लेना चाहती है कि उनके पास अनिका का कोई विकल्प मौजूद है, या फिर ऐसा कोई जानकारी उनके पास है जो अनिका से संबंधित है? ज़रूर ऐसी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास है जो अनिका से संबंधित है। अनिका इस वक्त पूरे हाउस के मौजूद चप्पे-चप्पे को देख रही थी। वह कैमरा हाउस के अंदर ही नहीं, बाहर भी कई जगह पर काम कर रही थी। अनिका देख पा रही थी कि वह जिस रास्ते से आई थी, उस पूरे रास्ते में एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर अनिका को आते हुए देखा गया होगा। अनिका वीडियो को पुश करती है और अच्छे से उसका जायजा लेती है। अथवा उसका चेहरा कैप्चर हुआ था अथवा नहीं, अब कुछ ठीक तरीके से वह देख लेने के बाद ही पूरे कैमरे का जो चीज़ थी वीडियो को देख पा रही थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिवाइस के रूप में तैयार करती है। अब वह मात्र जगह जगह के छिपे हुए खिलौनों के रूप में जो मिनी कैमरे रखे हुए थे उनको भी देख रही थी। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये शुरुआत ही थी। अनिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब वह अपनी हकीकत को इन दीवारों के घेरे के बाहर जाने से कैसे रोक सकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।